अब देखिए दोस्तों, क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है ना हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं। जैसे स्टेमेन है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। स्टेमेन क्या होती है भैया? जो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है ना, इसको स्टेमेन बोलते हैं। ठीक ठीक है ना, जिसके अंदर हम जानते हैं एंथर होती है। ठीक है ना, और हर एक एंथर के अंदर दो गो लोब होती है। ये एक आपका लोब दिख रही है और ये एक लोब दिख रहा है ना, दो गो लोब होती है, इसीलिए बाई लोब्ड स्ट्रक्चर एंथर को बोला जाता है। हर एक लोब के अंदर दो गो थीकस होती है। जैसे इस लोब के अंदर देखिए ये दो गो थीका दिख रही है और इस लोब के अंदर ये दो गो थीका दिख रही है, इसलिए एंथर को डाइट थीकस भी बोलते हैं। अगर चारों को थीकस को एक साथ अगर कंसीडर करें तो इसलिए बोला जाता है एंथर जो होती है बाई लोब्ड होती है एंड टेट्रा थीकस होती है, क्योंकि चारों को एक जगह कंसीडर कर लिया। अगर दो को एक जगह कंसीडर करेंगे तो बोलेंगे कि डाई थीकस होती है। ठीक, और स्टेमेन के जो ग्रुप होती है ना, वो मिलकर क्या बनाती है? हमारा एंड्रोसियम बनाती है। ठीक, जैसे चलिए समझते हैं। स्टेमेन में एक दो पार्ट होती है, एक तो एंथर होती है और एक फिलामेंट होती है। ठीक, फिलामेंट का याद रखिएगा, ये जो प्रॉक्सिमल एंड होती है ना, वो जिससे कनेक्ट रहती है उसको पेटल्स या फिर थैलमस बोलते हैं। ठीक है, इस थैलमस को ही रिसेप्टिकल भी हम लोग कहते हैं। ठीक, और जो टर्मिनल एंड जो फिलामेंट का जिससे जुड़ी रहती है इसको एंथर बोलते हैं। ठीक, हाँ, इतना चलिए याद रखिए। ठीक, अब चलिए हम लोग समझते हैं। ये जो है ना, जो थीका जो है ना, आपको जो हर एक लोब में जो दो गो थीका देखने को मिलती है, इस थीका के अंदर सेंटर पे याद रखिएगा, ये जो है ना स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ठीक, ये स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है ना, याद रखिएगा, इनमें जब माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन होता है तो डेवलप होके ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बनाती है, इनमें जब मियोसिस होता है। ठीक, याद रखिएगा, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गए, इनमें जब मियोसिस होता है ना, तो याद रखिएगा चार को माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर है जो टेट्राड हम लोग बोलते हैं। ठीक, फिर इसमें याद रखिएगा वैल्कुनाइजेशन होता है। ठीक, फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल माइटोसिस होता है। ठीक है ना, फिर एसिमेट्रिक क्या भैया? माइटोसिस होता है। ठीक, तब जाके याद रखिएगा वेजिटेटिव सेल बनाते हैं। ठीक, और इस वेजिटेटिव सेल चार को अब बन गया ना, क्योंकि चार को माइक्रोस्पोर था। ठीक, चार को वेजिटेटिव सेल बन गया। हर एक वेजिटेटिव सेल के अंदर एक एक जनरेटिव सेल होता है। ठीक, ये जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस होता है तो दो गो मेल गैमेट से जो आपका बनाता है। ठीक है ना, चलिए इतना तक तो आप समझ गए। ठीक, अब ये जो दो गो मेल गैमेट्स जो बने ना, इसी को पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक, जो कि दो गो लेयर से घिरी रहती है या फिर दो गो कवरिंग से, ठीक, बाहर से घिरी रहती है। ठीक, एक तो एग्जाइन बोलते हैं, बाहर वाले को एग्जाइन बोलते हैं। ठीक, ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है जो एंटाइन, ये जो हरा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। एग्जाइन की जो लेयर है ना, याद रखिएगा, बाहर की तरफ होती है, थिक होती है, काफ़ी रिजिड होती है। ठीक है ना, ठीक, और याद रखिएगा ये डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक है ना, और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक, इसको कोई एसिडिक या फिर कोई बेसिक रीजन हो गया या हाई टेम्परेचर हो गया या कोई एंजाइम्स कभी भी इसको डिस्ट्रैक्ट यानी तोड़ नहीं सकती है। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको फॉसिल्स के तौर पे आज हम लोग रख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक, और जो इंटाइन की जो लेयर है वो याद रखिएगा अंदर की तरफ होती है, थीन होती है और हाईली रिजिड नहीं होती है ये। ठीक, और याद रखिएगा ये फूड को स्टोर करने का जो काम करती है। ठीक है ना, और पेक्टिन और सेलुलोज की जो बनी होती है। ठीक, और ये कंटिन्यूस होती है। ठीक, एग्जाइन की लेयर इसलिए बोले डिसकंटिन्यूस होती है क्योंकि ये जो इंटाइन की जो लेयर जो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करती है ना, यही एग्जाइन की लेयर से याद रखिएगा बाहर की तरफ है जो क्या निकलती है। ठीक, और जहाँ पे एग्जाइन की लेयर में जो छेद होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है ना, यहाँ पर हम लोग इसको जर्म पोर बोलते हैं। ठीक, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है। ठीक, चलिए ये समझ लिए। और याद रखिएगा 60% जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें पोलन ग्रेन दो गो सेल स्टेज पे झड़ जाती है। ठीक है, एक तो वेजिटेटिव सेल हो गया और एक जनरेटिव सेल में, जबकि 40% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन जो है ना आपका तीन सेल स्टेज पे झड़ जाती है, एक तो वेजिटेटिव सेल और जो दूसरा जनरेटिव सेल जो होती है ना, यहाँ पे डिवाइड होकर दो गो मेल गैमेट्स बना लेती है। ठीक, इसीलिए 2+1 तीन गो सेल हो गए ना। गैमेट भी तो एक के पास हैप्लॉइड ही ना होती हैं, तो ये एक गैमेट हो गया, दूसरा गैमेट हो गया और यही सेल भी होता है हमारा। ठीक है, ये मिलके तीन सेल बना लिया आपका। ठीक, देखिए पॉलन ग्रेन्स का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक, तो बाहर एक जान वाली लेयर होती है, ये जो हरा वाला आपको दिख रहा है। ठीक,
और इंटाइनरी लेयर ये जो येलो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। वेजिटेटिव सेल याद रखिएगा, ये जो है ना आपका ये होता है, ठीक। जनरेटिव सेल ये वाला होता है, याद रखिएगा बस आप लोग कि वेजिटेटिव सेल जो होती है ना, इसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल आपका तैरता रहता है, ठीक। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल होता है, जबकि जो जनरेटिव सेल जो होती है ना, इसका न्यूक्लियस का शेप देख रहे हैं स्पिंडल शेप का होता है, ठीक। और एक चीज़ याद रखिएगा क्या कि पॉलन ग्रेन्स का जो डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो डायमीटर जो होता है ना 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक। हाँ, ठीक है ना। और पॉलन ग्रेन्स जो होती है ना, मैच्योर अगर पॉलन ग्रेन्स की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स के पास काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, जिसके कारण सिरप या टैबलेट्स की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, जो एथलीट्स होते हैं, ठीक, ये और घुड़सवारी करने वाले ये लोग यूज करते हैं, ठीक, ताकि ज़्यादा उनको शक्ति मिले, ठीक है ना। कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे जो होते हैं ना, जो एलर्जी को भी है जो कॉज करते हैं, जैसे हाईली फीवर, काफ़ी ज़्यादा फीवर को भी कॉज करते हैं। इसका एग्जांपल अपना एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक। जैसे पार्थेनियम जिसको कैरोट क्रॉस बोलते हैं, ठीक। और एक आपका चिनोपोडियम हो गया और एमेरेंथस हो गया, ठीक। आपसे बोला जा सकता है कि बताइए पॉलन वाइबिलिटी क्या होता है, ठीक। तो पॉलन वाइबिलिटी मतलब किसी पॉलन ग्रेन्स का के पास कितना समय तक क्षमता है उसको जर्मिनेट करने का, वही पॉलन वाइबिलिटी कहलाता है आपका। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे लेगुमिनेसी हो गया, रोएसी हो गया, सोलेनेसी में करीब आपका जो है ना, याद रखिएगा महीनों तक है जो जर्मिनेट करने की पॉलन ग्रेन्स के पास एबिलिटी होती है, जबकि राइस और व्हीट में अगर बात करें तो आधे घंटे तक ही रहती है, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है। जैसे आप बैंक में कैसे पैसा को जमा करते हैं ना, वैसे ही हम लोग पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जमा करके रख सकते हैं, ताकि बाद में यूज कर लें, ठीक। ये इस मीडियम में रखते हैं हम लोग जमा करके इतने टेम्परेचर पे, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं ये जो हमारा जो पिस्टिल है, सॉरी अभी और थोड़ा सा बच गया, वो आपका कंप्लीट कर देते हैं। जैसे जो आपका ये जो होता है ना, एंथर जो होता है, याद रखिएगा आपका 4 गो लेयर से घिरी रहती है, ठीक। बाहर वाले की एपिडर्मिस बोलते हैं, ये ब्लू वाला जो एंडोथेलियम हो गया, और ये जो रेड वाला, ये जो बीच में जो यहाँ पिंक वाला है ना, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं हम लोग, और ये जो रेड वाला इसको टेप्टम बोलते हैं। ये तीनों जो लेयर है ना बाहर की तरफ, ठीक, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा, ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि पॉलन ग्रेन्स एंथर फाट के पॉलन ग्रेन्स रिलीज ना हो जाए, ठीक है ना, उससे बचाती है। और ये टेप्टम के जो सेल्स होती है, हमेशा ये न्यूट्रिशन को स्टोर करने का काम करती है, और इसका प्रोटेक्शन में कोई काम नहीं होती है। और ये जो होती है ना आपका बाई न्यूक्लिएटेड होती है, इस ऐसे तो पहले होती है यूनि न्यूक्लिएटेड, लेकिन इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, बस कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसके कारण N+N मिलकर 2N बना लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं ये डिप्लॉयड होती है। चलिए अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होती है ना फ्लावर में, उसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेट बोलते हैं, या मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। मेगास्पोरोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फीमेल गैमेट बड़ा होती है, ठीक। और ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पिल के ग्रुप को हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेमेल जो कि मेल पार्ट है, ठीक, इसके ग्रुप को हम लोग क्या एंड्रोसियम बोले थे ना, वैसे यहाँ गाइनोसियम बोलते हैं। अब कार्पेल का हम लोग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें याद रखना एक स्टिग्मा होती है, एस फॉर स्टिग्मा, एस फॉर हमेशा स्टिकी होती है। और ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी होता है, ओवरी के अंदर याद रखना ओव्यूल होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, ओव्यूल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस के जो टिश्यू होती है वो होती है, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, इतना याद रखिएगा आप, ठीक। अब ओव्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक, तो ओव्यूल के पास बाहर की तरफ 2 लेयर होती है, ठीक। इसको हम लोग आउटर इंटीग्मेंट बोलते हैं, और ये वाले को इनर इंटीग्मेंट बोलते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियस की जो टिश्यू होती है, न्यूक्लियस के आप सेल बोल सकते हैं, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होती है, जिसमें ऊपर की तरफ आपको जो 3 गो यहाँ पे सेल देखने को मिल रही है, इसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक। और ये चलेजल एंड के पास होती है। और ये माइक्रोपाइल हो गया, ठीक। यहाँ पे आपको ये कॉर्नर में जो 2 गो सेल देखने को मिल रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि एक सेल जो यहाँ पर एक ऊपर में सेल आपको देखने को मिल रही है, या फिर यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन या फिर प्रोटेक्शन है जो प्रोवाइड करती है। और इस सिनर्जिड सेल के पास नीचे की तरफ लाल लाल जो दिख रहा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, जिसको हम लोग फिलिफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, जो कि आपका याद रखिएगा एग सेल जो होता है ना, इसके साथ जुड़ के क्या बनाती है आपका, याद रखिएगा कि एग अपरेटस बनाती है, ठीक। ये आपका एनसीईआरटी में ही दिया गया है। चलिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बस पार्ट है, जैसे याद रखिएगा जो न्यूक्लियस का जो एक सेल होता है ना, वो डेवलप होकर आपका क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है ना, यही बनाता है।
और इसमें याद रखिएगा जब मियोसिस होता है ना तो 4 गो मेगास्पोर बनता है, ठीक है, जिसमें 3 गो जो है ना आपका मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। एक ही मेगास्पोर है जो फंक्शनल आपका जो बस होता है, ठीक। इसमें पहला फ्री न्यूक्लियर जब माइटोसिस होता है, यहाँ पर दर्शाया नहीं गया लेकिन आपको बता रहे हैं, ठीक, कि फंक्शनल मेगास्पोर में जब फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो 1 से 2 को बन गया न्यूक्लियस, ठीक है, मेगास्पोर बन गया। सेकेंड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो 2 से 4, और थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो 4 से 8 बन जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से और धीरे धीरे ये चारों मेगास्पोर जो होती है ना, इसके चारों तरफ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा करके आ जाती है और कम्प्लीटली 8 को सेल आपका बन जाती है, ठीक, जिसमें ऊपर 3 गो हो गया आपका एंटीपोडल सेल, नीचे कॉर्नर कॉर्नर में 2 गो सिनर्जिड सेल, बीच में 1 सेल हो गया और सेंटर पे 2 गो सेल होती है जिसको पोलर सेल बोलते हैं या फिर सेंट्रल हम लोग सेल भी बोलते हैं, ठीक। और इसके न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंटर हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 गो सेल होती है और 8 गो हमारा न्यूक्लियस होती है, जैसे 3 गो यहाँ और 3 गो यहाँ 6, और बीच में 2 गो न्यूक्लियस होती है 7 8। यहाँ पे सेल एक ही रहता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस 2 गो होता है क्योंकि यहाँ पर सेल है जो डिवाइड कम्प्लीटली नहीं कर पाता है, मतलब समझिए यहाँ पर बस कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, जिसके कारण 2 गो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर दिखने को मिलती है, इसलिए इसको पोलर सेल बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा आप कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है हमेशा डेवलप होकर आपका पॉलन साइट बनाती है, लेकिन मेगास्पोरेंजियम हमेशा डेवलप होकर आपका एम्ब्रियो साइट बनाती है, ठीक। और एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो साइट बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आपका एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए ये हो गया। आप देख लेते हैं जो मेल गैमेटोफाइट है, आपने देखा कि किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स को। फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग एम्ब्रियो सेक का बोलते हैं, ठीक। इतना तो समझ में आपका आ गया। और अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो 3 तरह के पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है। एक ऑटोगेमी जिसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर आपका एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड कर रही है, इस तरीके के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी बोलते हैं, ठीक। और इसमें जो वेरिएशन का जो चांस है काफ़ी कम होता है, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन दिया गया है। इसका एग्जांपल आपका जैसे कि याद रखिएगा ये हो जाता है क्लिस्टोगैमस, जो कॉमिलिना जो फ्लावर है ना, इसके जो क्लिस्टोगैमस जो होता है ना उनमें ऐसा ही होता है, ठीक। क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट होती है, चेस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस, जो क्लिस्टोगैमस में ऑटोगैमी देखने को मिलती है, और भायोला हो गया ऑक्जेलिस में, ठीक। और जिटेनोगैमी क्या होता है, जैसे एक ही आपका ब्रांच में, ठीक, एक फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर सेम ब्रांच के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर जाके अगर लैंड कर, इस तरह के पॉलिनेशन को जिटेनोगैमी बोलते हैं, ठीक। इसको ये तो है, ऐसे आप बोल सकते हैं कि जेनेटिकली ये कैसा है, ऑटोगेमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन है। इसका एग्जांपल जैसे कि कॉमिलिना में जो 2 पार्ट होती है ना, एक तो क्लिस्टोगैमस एक चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आ जाता है, चेस्मोगैमस इसके अंदर आ जाता है, और मेज हो गया कैस्टर आ जाता है, ठीक। जीनोगैमी क्या होता है, एक किसी दूसरे प्लांट के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर दूसरे किसी एक और प्लांट के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है के स्टिग्मा के ऊपर जाके पॉलन ग्रेन्स अगर क्या लैंड कर जा रही है, इस तरीके के पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं। इसका एग्जांपल पपाया है। ये एनसीईआरटी का लाइन याद रखिएगा। अब कुछ पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अगर बीन के द्वारा पॉलिनेशन हो रही है तो एनिमोफिली बोलते हैं हम लोग, अगर वाटर के द्वारा हो रही है तो हाइड्रोफिली, अगर बीज के द्वारा हो रही है तो आप लोग उसको याद रखिएगा इंटेमोफिली बोलते हैं, इंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक, जो कि ज़्यादातर डाइकोट प्लांट में उन्हीं के द्वारा देखने को मिलती है। अब बीन के द्वारा याद रखिएगा जिनमें भी पॉलिनेशन हो रही है ना, उनका जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसा हल्की होनी चाहिए, ठीक है ना, और लंबी जो स्टिग्मा जो है आपका स्टेमन पार्ट जो है, सॉरी मेल स्टेमन पार्ट जो है होता है ना आपका, वो एक्सपोज होना चाहिए, खुला होना चाहिए और लंबी होनी चाहिए। और जो स्टिग्मा है वो कैसा स्टिकी होनी चाहिए ताकि जो स्टेमन का जो पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो आसानी से जाके चिपक जाए, ठीक। इसीलिए जैसे इसका एग्जांपल हो गया ग्रासेज और कॉर्न कॉब। बाटर की अगर बात करें तो बाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ठीक, याद रखिएगा आपका एनसीईआरटी का लाइन में बोला गया है 30 जेनस ही ऐसे हैं प्लांट्स, 30 जेनरा प्लांट के ऐसे हैं जिनमें बाटर के द्वारा पॉलिनेशन होती है, जिनमें ज़्यादातर मोनोकॉट आते हैं, ठीक। जिसके अंदर याद रखिएगा
आप कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि पानी में तो होते हैं लेकिन जिनमें वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन आपका नहीं होती, जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, दोनों वाटर ही से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, ये तो आपका एग्जांपल हो गया और यूनिक है क्योंकि इनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता वाटर में हो के भी, तो ये आपको याद रहेगा। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टिग्मा, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट ही हैं जिनमें जो वाटर सरफेस पर है जो कि आप पाई जाती है, जैसे हाइड्रेला हो गया, वेसिलिनेरिया हो गया। और पानी के अंदर कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जिनका स्टिग्मा है जो पाया जाता है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा पानी के अंदर, ठीक, तो सी ग्रासेज जो होते हैं आपका, ठीक, जिसको जोस्टेरा हम लोग बोलते हैं। ठीक, इतना तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के लाइन है। और जहाँ पे भी ब्लू ब्लू से लाइन आपका किया गया है ना, इसको एकदम याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, क्योंकि यही जल्दी लोगों को जो याद नहीं रहते हैं आपका। हाँ, और एक एनसीईआरटी लाइन ये बोल रही है कि जिनमें भी विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है या फिर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होती है ना, उनके जो फ्लावर्स होते हैं उतने कलरफुल नहीं होते, उतने बड़े साइज के नहीं होते हैं, उतना सुगंधित नहीं होते हैं। ठीक, और जिनमें लेकिन इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होती है उनमें याद रखिए जैसे कि उसमें ज़्यादातर हमारा डाइकोट आते हैं। ठीक, जिनमें याद रखिएगा फ्लावर के साइज आपका बड़ा होते हैं, कलरफुल होते हैं और सुगंधित होते हैं। ठीक, और नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो विंड और जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होती है वो कोई नेक्टर को भी साथ में नहीं प्रोड्यूस करती हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में जो एनसीईआरटी बता रही है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग अब देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक इवेंट है, ठीक है ना, अनोखा इवेंट है जो कि फ्लावरिंग प्लांट में ही सिर्फ देखने को मिलता है। ठीक, जैसे हमने क्या देखा था कि दो गो जो आपका मेल गैमेट्स जो जनरेटिव सेल जो डिवाइड होकर दो गो मेल गैमेट्स बनाया था ना आपका, तो एक गो जो मेल गैमेट होता है आपका, ठीक, जो एक एग सेल जो होता है ना उसके साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको जायगोट बोलते हैं। जिस प्रोसेस के दौरान बनाता है उसको सिनगैमी बोलते हैं। ठीक, इसलिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि एक सेल कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है आपका। अब मेल गैमेट भी कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, और एन प्लस एन मिलकर 2n स्ट्रक्चर बना रही है ना, जिसको जायगोट बोलते हैं और इसी को डिप्लॉयड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। उसी प्रकार जो सेकेंड मेल गैमेट है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है क्योंकि गैमेट सारे हैप्लॉयड होते हैं। लेकिन पोलर न्यूक्लियस आपने देखा था सेंटर पे जो सेल होती है जिसको पोलर सेल बोलते हैं, यहाँ पर दो गो न्यूक्लियस है जो कि यहाँ होती है क्योंकि यहाँ पर जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो पाती है, बस कैरियोकिनेसिस होती है। मतलब पोलर न्यूक्लियर के पास दो गो न्यूक्लियस होती है इसलिए 2n, तो n प्लस 2n मिलकर क्या ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस के दौरान बनाती है इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन सिनगैमी के फर्टिलाइजेशन से हम लोग जायकोट बनाए और ट्रिपल फ्यूजन के फर्टिलाइजेशन से हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाए। ठीक, और दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमने हमारा जो पोलन ट्यूब्स होता है, ठीक, जिसके अंदर हमने देखा एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल याद रखिएगा कि जनरेटिव सेल जो कि डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बना है ना, ये तभी एक सेल से फ्यूज हो पाते हैं और पोलर न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट, जब जो वेजिटेटिव सेल जो कि डिवाइड होके ये भी दो गो गैमेट बनाते हैं, लेकिन ये दो गो गैमेट है ना सिनर्जिड सेल से जाके फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जगह रास्ता जो है ना खाली हो जाता है सिनर्जिड सेल की जगह, जिसके कारण आसानी पहले से मेल गैमेट जो होते हैं ना आसानी से क्या आपका एक सेल के साथ फ्यूज कर जाते हैं और दूसरा मेल गैमेट आसानी से पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज कर जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा एकदम। हर चीज़ लिखा हुआ नहीं, जो नहीं लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, उसको आप अलग से लिख लीजिएगा। अब फ्रूट के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रूट जो होती है ना डेवलप ओवरी के जो बॉल होते हैं ना उन्हीं से फ्रूट आपका बनता है। ठीक, और ओवरी के बॉल के हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा वो फ्रूट जो कि एक सिंगल ओवरी से बन रही है ना, वैसे फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैंगो होता है। और वो फ्रूट जो कि आपका ओवरी से डेवलप ना होकर किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है, वैसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जिसका एग्जांपल हो गया आपका जैसे एप्पल में याद रखिएगा आप थैलमस वाला पार्ट है जो खाते हैं हमेशा, ठीक, उसी से जो डेवलप होती है जो एप्पल फ्रूट है हमारा। ठीक, और इसको ऐसे याद रखिएगा जैसे CS का जो पढ़ाई होता है ना काफ़ी हार्ड रहता है, ये एक निमोनिक से याद करने का था। C फॉर याद रखिएगा कैस्टर, और S फॉर स्ट्रॉबेरी याद रखिएगा, जो कि तीनों एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट का। और वो फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रही है ना, वैसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ग्रेप्स और बनाना भी होता है।
एपोमिक्सिस क्या होता है, तो जैसे इसको हम समझा देते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, तो हमने पिछला चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक। अगर सीड्स का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का एपोमिक्सिस ही है, ठीक। जिनमें इसमें याद रखिएगा, ए फॉर एपोमिक्सिस, ए फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलती है, लेकिन सो तो ऐसा करती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो रहा है। जैसे एग्जांपल इसका खास करके याद रखिएगा, सिट्रस फ्रूट हो गया, मैंगो हो गया और ग्रासेस हो गया, ठीक। पॉलीम्ब्रियोनी क्या होता है, अगर किसी सीड के पास एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो इस कंडीशन को पॉलीम्ब्रियोनी बोलते हैं। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक। ये ऑरेंज, ये बनाना। अब हम लोग देख लेते हैं सीड क्या होता है। तो आपने देखा, एक चीज़ देखा था और एक चीज़ याद भी रखिएगा, जो ओव्यूल के जो दो गो लेयर थे ना बाहर की तरफ, आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इनर इंटीग्यूमेंट्स है, ये दोनों जो डेवलप होके सीड के कोट बनाती है, ठीक। जिसमें बाहर वाले को याद रखिएगा हमेशा हम लोग टेस्टा बोलते हैं, ठीक है ना, वो अंदर वाले को जो टेगुमेन बोलते हैं, ठीक। और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही सीड बोलते हैं। जैसे आपने देखा था फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम लोग फ्रूट बोलते हैं, या फिर ओवरी के बॉल डेवलप होकर फ्रूट बनाती है, ठीक उसी प्रकार फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड बोलते हैं, ठीक। जो कि फ्रूट के अंदर आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी और याद रखिएगा, मैच्योरिटी पे अगर कोई सीड मैच्योर होगी ना, उनके पास 10 से 15% ही है जो सिर्फ पानी होती है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, 10 से 15% क्या होता है, पानी होता है। आप देख लेते हैं कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जिनमें न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं ना वो आपका पाई जाती है, जैसे ब्लैक पेपर हो गया और बीट में। मैच्योर, आप देख लेते हैं मैच्योर सीड की बात कर लेते हैं कुछ, ठीक। तो मैच्योर सीड दो तरह का होती है, अल्बुमिनस सीड्स, नॉन अल्बुमिनस सीड्स हो गए। आप जानते हैं जो डाइकोट सीड्स होती, डाइकोट जो सीड होती है ना, उनके पास कोई इंडोस्पर्म नहीं होती, इसलिए नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अल्बुमिनस सीड, जिसका एग्जांपल पी हो गया, ग्राउंडनट। और जो अपने मोनोकॉट सीड होता है उसके पास आप जानते हैं इंडोस्पर्म होती है, इसीलिए इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और ऐसे को अल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया व्हीट, कैस्टर, मेज, बार्ले, ये सब आ जाता है। और एक ही चीज़ और याद रखिएगा कि जो ल्यूपिनस जो होता है ना, एक हमारा सीड है जो कि इवैक्यूएटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से इवैक्यूएट की गई थी, जिनके पास 10,000 साल की डॉर्मेसी होता है। और फिनोक्सिस जो हो गया ना, जिसको डैक्टिफेरा, फिनोक्सिस डैक्टिफेरा की अगर बात करें तो इनके पास 2,000 साल डॉर्मेसी होती है ये सीड के पास, ये याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलाते हैं, लास्ट पार्ट है आपका, ठीक है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है, तो इवेंट्स ऑफ इंडोस्पर्म हो गया, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, ओव्यू, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो हो गया, सीड हो गया, फ्रूट का डेवलपमेंट इनमें होता है, ठीक। जैसे इंडोस्पर्म क्या होता है, तो इंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है ना वो याद रखिएगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले हो जाता है, ठीक। प्राइमरी इंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस आपने देखा क्या है यहाँ पे कि सेकेंडरी मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन के जरिए प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाती है। यही डेवलप होकर प्राइमरी फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनाती है, जो कोकोनट के जो पानी को बोलते हैं, ठीक। और फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो है ना आपका डेवलप होकर सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं, जो कोकोनट का जो वाइट वाला पार्ट जो होती है ना, फ्लेसी पार्ट, इसको बोलते हैं, ठीक। तो वही बोला गया है सेलुलर इंडोस्पर्म जो होता है, जो आपका जो वाइट वाला कोकोनट के अंदर जो जेलेसियस फ्लेसी पार्ट जिसको खाते हैं, इसके अंदर फूड मटेरियल है जो स्टोर रहती है, जो कि क्या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि डेवलप हो सके, ठीक। इसीलिए याद रखिएगा एंडोस्पर्म का पहले है जो एम्ब्रियो से डेवलपमेंट हो जाता है, ताकि वो एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन है जो प्रोवाइड कर सके उसको डेवलप होने के लिए, ठीक। अब एम्ब्रियो का कैसे फॉर्मेशन होता है जो देख लेते हैं। तो पहले ग्लोबुलर शेप का जो एम्ब्रियो जो होते हैं ना वो हार्ट शेप के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो फिर मैच्योर एम्ब्रियो में आपका कन्वर्ट होता है, ठीक। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मोनोकॉट है उनका जो सूट एपिक्स होता है, ये वाला जो सूट एपिक्स जो होता है ना हमेशा कवर होता है किससे, तो कॉलियोप्टाइल से। और रूट कैप जो होती है ना हमेशा कवर होता है किससे, कॉलियोराइजा से कवर रहता है, ठीक। जैसे डाइकोट की अगर स्ट्रक्चर देख लें डाइकोट सीड की, तो ये वाला जो पार्ट है इसको कॉटिलिडन बोलते हैं। और ये हमारा प्लूम्यूल हो गया जो कि इपिकोटाइल से डेवलप होकर प्लूम्यूल बनाती है, और ये प्लूम्यूल डेवलप होकर ट्रू सूट सिस्टम बनाती है। और हाइपोकोटाइल डेवलप होकर रेडिकल बनाती है, और ये रेडिकल से हम जानते हैं क्या, ट्रू रूट सिस्टम बनता है। और ये कवर रहती है हमारा किससे, रूट कैप से। अगर मोनोकॉट की बात करें तो जो हमारा कॉटिलिडन होता है ना उसके जगह पे यहाँ स्क्यूटलम होता है। और ये जो सूट एपिक्स से हम जानते हैं कवर रहती है किससे, कॉलियोप्टाइल से।
और जो रूट कैप होती है आपका कॉलियोराइजर से कवर रहती है, ठीक। और यहाँ पे आपका रेडिकल होता है और यहाँ पे आपका एपिब्लास्ट होता है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।